हेलो दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। किसके कारण मराठा साम्राज्य एक सामंती मुखियाओं का राज्य संघ संभव बना? तो ऑप्शन ए जो है, पेशवाओं का उदय जो है, ये एक मुख्य कारण था। मराठा साम्राज्य जो था एक, जिसके कारण मराठा साम्राज्य एक सामंती मुखियाओं का राज्य संघ बना। मराठा साम्राज्य, जिसे मराठा परिसंघ के नाम से भी जाना जाता है, 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान भारत के एक बड़े हिस्से पर इन्होंने ये हावी हो गए थे। मराठा साम्राज्य औपचारिक रूप से तो 1674 में छत्रपति शिवाजी के उदय के साथ शुरू हुआ था। मराठा साम्राज्य का उदय, मराठा साम्राज्य दक्षिण भारत में मुगल साम्राज्य के विस्तार और आगमन के परिणाम स्वरूप पैदा हुआ था। इसने दक्कन के पठार में व्याप्त राजकता को समाप्त कर दिया था। इसलिए मराठा साम्राज्य को भारत में मुगल शासन को समाप्त करने का भी श्रेय दिया जाता है। तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं शिवाजी भोंसले। मराठा शासन काल 1674 से 1818 ईस्वी के बीच में माना जाता है। अंतिम शासक थे इसके प्रताप सिंह छत्रपति और पहले थे शिवाजी। इनकी राजधानियां रही हैं रायगढ़ किला, गिंगी, सतारा और पुणे। जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे शिवाजी, ये 1974 में ये पहले एक तरह से राजा बने थे। यहाँ से उदय भी माना जाता है मराठा साम्राज्य का। लेकिन शिवाजी का जन्म जो था वो कब हुआ था? 19 फरवरी 1630 को। और याद रखेंगे आप, ये पूछा भी जाता है, 19 फरवरी 1630 को हुआ था शिवनेर के दुर्ग में। शिवाजी के पिता का नाम जो था शाहजीत भोंसले था तथा माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी का विवाह जो था सईबाई नामक, यानी सईबाई निम्बालकर पूरा नाम था इनका, के साथ हुआ था 1640 ईस्वी में। राजनीतिक गुरु की बात करेंगे, ये भी क्वेश्चन भी पूछा जाता है। शिवाजी के राजनीतिक गुरु जी थे दादाजी कोंडदेव। याद रखेंगे आप, दादाजी कोंडदेव इनके राजनीतिक गुरु थे, जबकि आध्यात्मिक गुरु थे गुरु रामदास जी। चलिए अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, अफगान वंश का प्रथम धर्मनिरपेक्ष शासक कौन था? तो शेरशाह। याद रखेंगे आप, अफगान वंश का पहला जो था धर्मनिरपेक्ष शासक था शेरशाह या शेरशाह सूरी इनको कहा जाता है। तो इनके बारे में देख लेते हैं। 1486 से 1545 तक इनका जीवन काल रहा। ये भारत में जन्मे एक पठान थे जिन्होंने हुमायूं को 1540 में हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की थी। शेरशाह सूरी ने सबसे पहले बाबर के लिए सैनिक के रूप में काम किया था। बाद में सैनिक से पदोन्नत करके इनको सेनापति बनाया गया और फिर इनको जो था हुमायूं ने, माफ कीजिए, बाबर ने जो था इनको बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया। 1537 में जब हुमायूं कहीं दूर किसी अन्य अभियान पर था, तब शेरशाह ने बंगाल पर कब्जा कर सूरी वंश की स्थापना की थी। सन 1539 में शेरशाह को चौसा की लड़ाई में हुमायूं का सामना करना पड़ा, जिसे शेरशाह ने जीत लिया। तो चौसा की लड़ाई में जो था शेरशाह सूरी ने जो हुमायूं को हराया था। 1540 में शेरशाह ने हुमायूं को पुनः हराया और भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। शेरशाह का जन्म जो था वैसे पंजाब के होशियारपुर शहर में बजवाड़ा में एक नामक स्थान पर हुआ था। और शेरशाह का जो पूरा असली नाम था बचपन का, वो था फरदीन खान। मध्यकालीन भारत के सबसे सफल शासकों में एक शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में भारत में पोस्टल विभाग या डाक विभाग को विकसित किया था। शेरशाह सूरी एक दूरदर्शी एवं कुशल प्रशासक था, जो कि विकास के कामों का करना अपना कर्तव्य समझता था। जो ग्रांड ट्रंक रोड है, जीटी रोड, ये बहुत पुरानी है। प्राचीन काल में इसे उत्तरापथ कहा जाता था। ये गंगा के किनारे बसे नगरों को पंजाब से जोड़ता था। खैबर दर्रा पार करते हुए अफगानिस्तान के केंद्र तक जाती थी ये रोड। जो एक प्रमुख 3 धातुओं की सिक्का प्रणाली है, सिक्का जो शुरू किया था वो इसके टाइम ही हुआ था। जो 3 धातुओं की सिक्का प्रणाली थी, जो कि मुगलों की बाद में पहचान बनी, वो शेरशाह सूरी द्वारा ही शुरू की गई थी। पहला रुपया शेरशाह के शासनकाल में जारी हुआ, जो आज के रुपया का अग्रदूत है। ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड का निर्माण
जो उस समय सड़क ए आजम या सड़क बादशाही के नाम से जानी जाती थी। इसका काम भी जो था शेरशाह सूरी द्वारा करवाया गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा है। ये थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ हम आ रहे हैं। द्वैध शासन प्रणाली का उन्मूलन किसने किया था? द डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज एब्लिश्ड बाय, तो ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंगस इसका राइट आंसर होगा। तो देख लेते हैं। भारतीय इतिहास में दो व्यक्तियों को जो है विशेष रूप से ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का सूत्रधार माना जाता है। याद रखेंगे आप दोनों नाम, एक तो आपका रॉबर्ट क्लाइव और दूसरा आपके जो ऑप्शन में वॉरेन हेस्टिंगस हैं उनको। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये व्यवस्था की गई थी कि अब से बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाएगा और जो बाकी दो प्रेसिडेंसी हैं बॉम्बे और मद्रास उनके अधीन होंगे। मतलब बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे वो गवर्नर जनरल जो बंगाल थे उनके अधीन होंगे। इस प्रकार जो था वॉरेन हेस्टिंग जो कि 1772 से बंगाल के गवर्नर थे, अब बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बन गए थे। वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही अंग्रेजी शासन को मुगल प्रभुत्व से मुक्त कराने का प्रयास किया। उसने कंपनी को जो एक व्यापारिक इकाई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको एक प्रशासनिक इकाई बनाने का जो कार्यबद्ध योजना थी वो इसने शुरू कर दी थी। और इसने सबसे पहला प्रशासनिक सुधार यही किया था जो दोहरी जी थी आपकी द्वैध शासन प्रणाली थी, इसको बंद किया था। वारेन हेस्टिंगस का सबसे पहला मुख्य कार्य यह था कि उसने बंगाल की दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय लिया। यह जो व्यवस्था थी 1765 में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बनाई गई एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें राजस्व की उगाही का अधिकार जो था कंपनी के पास था, लेकिन जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था थी यानी सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था की उसकी देखरेख का जिम्मा जो था नवाब के पास रहता था। तो वारेन हेस्टिंगस ने प्रशासन का पूरा जिम्मा विजयता कंपनी के कार्यकर्ताओं को सौंप दिया तथा नवाब को अब कार्य का कोई अधिकार नहीं रहा था। इसके अलावा भूमि सुधार ये कार्य भी जो थे वारेन हेस्टिंगस ने किए थे। न्याय सुधार और व्यापार में सुधार, कूटनीतिक कार्य एवं साम्राज्य विस्तार, ये सारे जो थे काम इसी के समय में किए गए थे। अगला है किस राष्ट्रवादी सिपाही ने रैंड का कत्ल किया था? विच मिलिटेंट नेशनलिस्ट किल्ड द? ऑप्शन ए जो है दामोदर चापीकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं दामोदर हरि चापेकर कौन थे। तो दामोदर हरि चापेकर और उनके दो भाई थे बालकृष्ण चापेकर तथा वासुदेव चापेकर। ये दोनों भी भारतीय इतिहास में जो नेशनलिस्ट मिलिटेंट जिनको राष्ट्रवादी सिपाही कहा जाता था ये रहे हैं। बात है सन 1897 की। सन 1897 में पुणे में जो था प्लेग फैला हुआ था। तो इस स्थिति में जो अंग्रेज अधिकारी थे वो जो था जनता की मदद तो नहीं कर रहे थे, लेकिन जनता को अपमानित कर रहे तथा उनका उत्पीड़न कर रहे थे। वॉल्टर चार्ल्स रैंड, जो पूरा नाम था ये रैंड लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन में, वॉल्टर चार्ल्स रैंड तथा आइस्टर्स ये दो अंग्रेज अधिकारी थे जो लोगों को जबरन पुणे से निकाल रहे थे और जो था हिंदुओं के पूजा घरों मंदिरों में जो था जूते पहन कर ये घूम रहे थे। इस तरह से ये अधिकारी प्लेग पीड़ितों की सहायता की जगह जो था इनको प्रताड़ित कर रहे थे और इनकी अपमान कर रहे थे। और ये चापेकर जो थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के आदर्श से प्रभावित थे। तो बात है इसी दौरान जो था दामोदर हरि चापेकर और उसके भाई बालकृष्ण हरि चापेकर अपने एक दोस्त विनायक रानडे के साथ जो था पुणे में इन अंग्रेज अधिकारियों से बदला लेने के लिए प्रतीक्षा करने लगे। और योजना के अनुसार दामोदर हरि चापेकर जो थे ये रैंड जो थे इनकी बग्गी के पीछे चढ़ गए और उनको गोली मार दी। उधर बालकृष्ण हरि चापेकर ने भी आर्यस्टस पर गोली चला दी। आर्यस्ट तुरंत मर गया, किंतु रैंड जो था 3 दिन के बाद अस्पताल में चल बसा। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी चापेकर बंधुओं की।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा नेता जो है श्रमिक संघ आंदोलनों के उद्भव में शामिल नहीं था? तो देख सकते हैं आप, एम.ए. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना इनका पूरा नाम था। तो ये जो थे श्रमिक संघ आंदोलनों के उद्भव में शामिल नहीं थे। इसके अलावा लाला लाजपत राय, बीपी बावड़िया और एन.एम. जोशी जो थे ये श्रमिक संघ आंदोलनों के उद्भव में शामिल थे। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ फिजिक्स से रिलेटेड है। इसमें पूछा गया है भ्रंशन उद्भवित होता है, यानी फाल्टिंग ओज इट्स ओरिजिन टू, तो टेंशनल फोर्स यानी तनन बल की ओर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द ओरिजिन ऑफ अर्थ डेट्स बैक टू, पृथ्वी का उद्भव माना जाता है आज से पूर्व। तो कितने? लगभग 4.6 बिलियन ईयर पूर्व, यानी 4.6 करोड़ वर्ष पूर्व जो है पृथ्वी का उद्भव माना जाता है। याद रखेंगे आप, ये क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं क्लैरिकल के, या फिर जब भी आपका कंडक्टर का एग्ज़ाम आ रहा है या अन्य जो भी एग्ज़ाम होते हैं क्लास 3 और 4 के, उनमें अधिकतर पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है मानसूनी हवाएं किस वर्ग में आती हैं? तो 4 ऑप्शन दिए गए आपके पास। जो आपकी मानसूनी हवाएं हैं वो आवर्ती पवन यानी पीरियोडिक विंड्स जो हैं उसके अंतर्गत आती हैं, उस वर्ग में आती हैं। तो 70 का सी जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। 71 देख लेते हैं, यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, तो निम्न में से कौन सा एक वर्षण का एक प्रकार नहीं है? तो आपका ड्यू जो है यानी जो ओस गिरती है वो एक वर्षण पातन का प्रकार नहीं है। इसके अलावा बर्फ गिरना, हिमी वर्षा जिसको हम स्लीट कहते हैं, या ओले पड़ना, हेल, ये सारे आपके जो है प्रेसिपिटेशन की फॉर्म्स हैं। तो 71 का भी राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है सूर्य, चंद्र तथा पृथ्वी की एक सीधी रेखा में स्थिति कहलाती है। तो सूर्य, चंद्र और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम? युति अयुति बिंदु। ऑप्शन ए याद रखेंगे आप, युति अयुति बिंदु। स्पेलिंग भी देख सकते हैं आपकी इंग्लिश में, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहें। 73 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मेथड नहीं है? भस्मीकरण है, कंपोस्टिंग है, या भूभरण साइट है। ये सारे जो हैं आपके, माफ़ कीजिए, सारे जो हैं वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के पार्ट नहीं है, मेथड नहीं है। तो 73 का 4 नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं जो है ये नहीं है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक मेथड। तो कौन कौन से इसमें आ जाते हैं वैसे देखने में? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो मेथड है उसमें आ जाते हैं आपके सॉलिड वेस्ट ओपन बर्निंग, सी डंपिंग प्रोसेस, सॉलिड वेस्ट सैनिटरी लैंडफिल्स, फर्मेंटेशन और बायोलॉजिकल डाइजेशन। तो ये आते हैं आपके, आई थिंक यहाँ पे ऑल ऑफ दीज होना चाहिए था 73 का। तो चलिए, अगर आपको कुछ जानते हैं इसके बारे में आपको बैठ कर सकते हैं। नेक्स्ट है 74। 4 यहाँ पर देशों के नाम है और यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से किस देश में अन्य देशों के मुकाबले अधिक मछली का उपभोग किया जाता है, यानी खाई जाती है, कंज्यूम की जाती है। तो फ्रांस, चाइना, ग्रेट ब्रिटेन और जापान में, जापान जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा मछली खाई जाती है। अगला क्वेश्चन है मिक्स्ड कल्टीवेशन इज़ फाउंड थ्रू आउट। तो आपकी संपूर्ण यूरोप में मिश्र खेती पाई जाती है। तो मिक्स कल्टीवेशन आपकी कहाँ पे है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में आपकी पाई जाती है मिक्स्ड कल्टीवेशन। 75 का भी राइट आंसर है। चेवियोट पहाड़ियाँ स्थित हैं, तो चेवियोट हिल्स है आपकी स्कॉटलैंड में। ऑप्शन डी राइट आंसर है। चेवियोट हिल्स को हम द चेवियोट्स भी कहते हैं और ये नॉर्थ
नॉर्थम्बरलैंड और स्कॉटिश सीमाओं के बीच एंग्लो स्कॉटिश सीमा पर फैले हुए अपलैंड की एक श्रृंखला है। चेवियट्स जो है 1815 मीटर, माफ़ कीजिए 815 मीटर की सीमा में, या इसको 2674 फीट की सीमा में सबसे ऊंची पहाड़ी है। अन्य चेवियट्स पहाड़ी के दक्षिण में 1388 में जो था ऑटरबर्न की लड़ाई का स्थल माना जाता है संभवतः। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इतना काफ़ी है इसके बारे में। शैन मैसिफ पठार अवस्थित है। तो आपका जो शैन मैसिफ पठार है, प्लेट्यू है, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये म्यांमार, आपका बी, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। और पठार की बात कर रहे हैं तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है आप जानते होंगे, पामीर का पठार है आपका विश्व का सबसे ऊंचा पठार, और इसको जो है दुनिया की छत भी कहा जाता है, याद रखेंगे आप। इसके अलावा प्रमुख जो पठार हैं उसमें तिब्बत का पठार है, मंगोलिया का पठार, एशिया माइनर का पठार, अरब का पठार, यूनान का पठार और काफ़ी अन्य पठार भी हैं। इसके अलावा भारत के प्रमुख पठारों की बात की जाए तो उसमें छोटा नागपुर का पठार, रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, कोडरमा का पठार और दक्कन का पठार ये प्रमुख हैं। इसके अलावा मेघालय या शिलोंग पठार, तेलंगाना, बुंदेलखंड, मालवा पठार या जुनिया का पठार भी जो है ये आते हैं इनके इस लिस्ट में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मल्लामलाई तथा पालकोंडा पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो आपकी मल्लामलाई तथा पालकोंडा पहाड़ियाँ जो है सिचुएटेड हैं, स्थित हैं आपकी पूर्वीय घाटों में। ये मल्लामलाई नहीं, नल्लामलाई होगा। नल्लामलाई हिल्स आर अ रेंज ऑफ पैरेलल हिल्स एंड वैली ऑफ ईस्टर्न घाट इन ईस्टर्न आंध्र प्रदेश स्टेट ऑफ साउथ इंडिया, जबकि पालकोंडा हिल्स आर अ रेंज ऑफ हिल्स दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट इन साउथर्न इंडियन स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो दोनों ही आंध्र प्रदेश में है, याद करें रखेंगे आप, पूर्वीय घाटों में है ये। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी का निर्माण नहीं करती है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। गोदावरी जो है आपकी विभ्रंश घाटी का निर्माण नहीं करती है, रिफ्ट वैली जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो तमिलनाडु में जो शीतकालीन वर्षा होती है उसका है पश्चिमगामी मानसून। तो पश्चिमगामी मानसून की वजह से जो है शीतकालीन वर्षा होती है आपके तमिलनाडु में। रिट्रीटिंग मानसून याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, लाल मृदा में किसकी मात्रा कम होती है? तो ये सभी जो हैं फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, लाइम, इन सभी की मात्रा जो है लाल मृदा में कम होती है। रेड सॉइल इज पुअर इन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और लाइम। ऑप्शन डी राइट आंसर है। जबकि लाल मृदा में लोहे की मात्रा जो है सबसे अधिक होती है। तो ये तो हमने देख लिया, इन तीन चीज़ों की कमी होती है लाल मृदा में, लेकिन अधिकता किसकी होती है? आयरन की, यानी लोहे की, जिसके कारण जो है इसका रंग लाल होता है, क्योंकि आयरन ऑक्साइड जो है लाल भूरे रंग का होता है। इसके अलावा यहाँ पे एक लाइन और जोड़ देता हूँ मैं। इसके अलावा नाइट्रोजन, ह्यूमनस, फॉस्फोरस, अम्ल, चूना, मैग्नीशियम, तो इन सब की कमी होती है। तीन तो यहाँ पे दिए ही गए थे। इसके अलावा अम्ल, चूना और मैग्नीशियम, इसकी भी कमी होती है और लोहे की अधिकता होती है लाल मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है, वन आच्छादन वाला सबसे बड़ा भू क्षेत्र प्रतिशत वाइज जो है, परसेंटेज वाइज वाला भारत का राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर होगा। ऑप्शन में दिया गया है अरुणाचल प्रदेश। जो चार ऑप्शन है उसमें अरुणाचल प्रदेश है, लेकिन परसेंटेज वाइज भौगोलिक क्षेत्र में वन का सबसे अधिक प्रतिशत जो है मिजोरम में है। जो भी इसका टोटल एरिया है उसके 85.41 यानी 85.41% पे इसके वन है। इसके अर्थात इसके बाद आता है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में 79.63% जो लैंड है स्टेट की उस पर वन है।
और थर्ड नंबर पे आपका मेघालय आ जाता है 76.33% के रूप में। तो ऑप्शन में वैसे आपका मिज़ोरम नहीं दिया गया, तो अरुणाचल प्रदेश मानेंगे आप। और उसके बाद याद रखेंगे, माफ़ कीजिए, पहले आप मिज़ोरम मानेंगे 85.41%, उसके बाद आप मानेंगे अरुणाचल प्रदेश 79.63% और मेघालय 76.33%। और याद रखिएगा, ये बात हम परसेंटेज वाइज कर रहे हैं, जो भी टोटल लैंड है उस स्टेट की। अच्छा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, और यूटीज़ भी अगर जोड़ दिए जाएं जो यूनियन टेरिटरी हैं, तो उसमें फिर लक्षद्वीप जो है टॉप कर जाएगा, क्योंकि लक्षद्वीप के लगभग 90% जो उसका एरिया है उस पर फॉरेस्ट है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 83, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। इसमें पूछा गया है, निम्न में कौन सी परियोजना जो है भागीरथी नदी पर निर्माणाधीन है। तो इसमें से आपका टिहरी बांध ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो ये जो है आपका भागीरथी पर निर्माणाधीन है। और टिहरी बांध जो है ये आपका 260.5 मीटर भारत का सबसे ऊंचा बांध है और दुनिया का ये 12वां सबसे ऊंचा बांध है। और ये आपका उत्तराखंड प्रदेश में, ये स्टेट में आपका पड़ता है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करते रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।